हम हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर रही है हमने। आज हम थायराइड ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं उनकी कमी और अधिकता से होने वाले रोगों की बात करेंगे। अब सबसे पहले तो एक सामान्य बात बोलना चाह रही हूँ मैं कि आजकल ज़्यादातर लोगों को मेजॉरिटी बहुत ही कम बचते हैं, महिलाओं में विशेषकर और पुरुषों में भी होता है। थायराइड बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब 3 तरह के रोगों की अधिकता हो गई है इन दिनों में। मालूम है कुछ? बीपी, शुगर और थायराइड। और उनको ये रोग हो गए, फिर उनकी बॉडी क्या है, रोगों का घर है, फिर कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा उनके साथ। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको बोले ही था और होमवर्क भी दिया था कि ये चीज़ें याद करके आना। ठीक। सबसे पहले तो कोई सा भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, आपको उसकी पोजीशन मालूम होना चाहिए कि वो शरीर में कहाँ पाई जाती है। ठीक है। सबसे पहले ये कहाँ होती है? ये हमारे यहाँ पर पाई जाती है, ये श्वास नली, और यही होता है कंठ। किसी किसी का नजर आता है, जैसे इसका दिख रहा है, तो इसी के जोड़ पर यहाँ पार्श्व में 2 पाई जाती है। इसके अलावा अगली ग्रंथि जो हम पढ़ेंगे पैराथायराइड, वो भी यहीं पे ही पाई जाती है। ठीक। श्वास नली और स्वर यंत्र के जोड़ पर पार्श्व तल में दोनों तरफ एक एक होती है। ठीक। इसके बाद ये याद होना चाहिए, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और इसका वजन शायद 30 से 35 ग्राम की होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है ये। इसके बाद आपको ये मुख्य रूप से मालूम होना चाहिए, थायराइड ग्रंथि से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, थायरॉक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक। अब देखो, आप 10th से ही पढ़ रहे हो कि शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। यानी पीयूष ग्रंथि 3 लोब में बटी होती है, अग्र, मध्य और पश्च। अब पीयूष ग्रंथि की तीनों पालियों के द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं और वो हार्मोन क्या करते हैं? ये जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उनके कार्यों का नियंत्रण करते हैं। अब थायराइड ग्रंथि का काम है ये 3 हार्मोन स्रावित करना। अब ये हमारा काम कब करेगी? जब पीयूष ग्रंथि से TSH, नाम से ही पता चल रहा है आपको, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होगा, वो प्रेरित करेगी और ये हार्मोन जैसे ही सीक्रेट होगा अपने आप क्या होगा, थायराइड ग्रंथि उसके जो भी हार्मोन है वो स्रावित करने लग जाएगी। ठीक। अब हम यहाँ बात मुख्य रूप से इसकी करते हैं, इसकी थायरॉक्सिन की। अब थायरॉक्सिन का काम क्या है? वृद्धि, विकास, भिन्नन, इसको क्या करना? प्रेरित करना। ये मुख्य रूप से काम होता है थायरॉक्सिन का। रुकना एक मिनट। थायरॉक्सिन क्या करता है? शरीर के वृद्धि, विकास, भिन्नन को प्रेरित करता है। अब आप लोग सामान्य सी बात करते हैं, जैसे ये जो लड़के हैं, ठीक, तुम 5-6 साल के थे या 9 साल के थे, तब भी तुम्हारी आवाज़ कैसी थी? पतली थी। अरे लड़के और लड़कियों की आवाज़ में कोई अंतर नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही आप लोगों के अंदर हार्मोन सीक्रेट हुए, आपकी आवाज़ क्या हुई? बदल गई। द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास हुआ और पूरे ये भी चेंज हुई। ऐसा नहीं तुम 5-6 साल या 10-11 साल में कैसी थी, अब चेंज दिखने लगे, या हम 1-2 साल के कैसे थे, और हर उम्र के साथ हमारे अंदर क्या आ रहा है? भिन्नन आ रहा है, डिफ्रेंशिएशन आ रहा है। तो ये डिफ्रेंशिएशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हार्मोन। कौन? थायरॉक्सिन। वृद्धि, विकास और भिन्नन। अब थायरॉक्सिन नहीं होगा तो
तो क्या क्या होगा अभी देखते हैं हम। फिलहाल अब पुराने समय में मंदिरों में जो भी गाते थे, वहाँ पर जो पंडित लोग रहते थे, तो वहाँ उन बच्चों की क्या करते थे, थायराइड ग्रंथि निकाल देते थे। हाँ, तो क्या होता था, उनकी आवाज़ कभी मोटी होती ही नहीं थी। समझ रहे हैं? क्योंकि उनका तो पेशा खाना कमाना क्या है, भजन गाकर या जो भी गाकर ही तो कमा रहे हैं। आवाज़ मोटी हो जाएगी तो कोई सुनेगा क्या? नहीं। अब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया गया या देखा गया, आप एग्जाम्पल देखोगे कि मेंढक का जो शिशु होता है उसको कहा जाता है भेक। ये लिखा है भेक शिशु। मेंढक के भेक शिशु की थायराइड ग्रंथि निकाल दी जाए, ये इतने से होते उनकी निकाल दी जाए तो क्या होगा, वो जीवन भर इतना सही रहेगा। एज तो बढ़ेगी लेकिन बॉडी का विकास ही नहीं होगा, उसके अंदर भिन्नन नहीं आएगा। अभी हम घर से नाश्ता करके आए और भूख लगने लग गई, मुझे तो लग रही है, तो मतलब हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारी उपापचयी क्रियाओं को भी कौन कंट्रोल करता है, थायराइड। कोई आधी रोटी खा के शाम तक नाम नहीं लेता है, और कोई 4 रोटी खाने के बाद भी 2 घंटे बाद क्या कहता है, भूख लगेगी। तो ये उपापचयी क्रियाएं हैं, ठीक। और उपापचयी क्रियाओं के कंट्रोल होने से व्यक्ति का स्वभाव भी क्या होता है, चेंज होता है। तो स्वभाव ग्रंथि भी होती है ये। क्लियर है? अब आते हैं हम आगे। ट्राइआयोडोथायरोनिन, इसका कार्य भी सेम टू सेम थायरॉक्सिन के समान ही है। ये भी वृद्धि, विकार, भिन्नन जो भी थायरॉक्सिन के कार्य हैं उन्हीं को करेगा, लेकिन थायरॉक्सिन से ज़्यादा प्रभावी होगा, ठीक। और बाद में जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो भी काय में बदल जाता है, ये ट्राइआयोडोथायरोनिन। कोई दिक्कत इसमें? अब अगला हार्मोन दिया हुआ है, हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन, लिखा ही है मैंने। कैल्शियम ये हमारे शरीर के रक्त और यूरिन में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये होगा इन तीनों हार्मोन के कार्य। अब मुख्य रूप से हम किसकी बात कर रहे हैं, थायरॉक्सिन की। अब हमने पढ़ा था लक्षण में कि इनकी अल्प मात्रा ही क्या होती है, आवश्यक होती है। ज़्यादा होगा तो भी रोग उत्पन्न होंगे, कम होगा तो भी रोग उत्पन्न होते हैं। हर अंतःस्रावी ग्रंथि की अनियमितता में ये दोनों चीज़ें आएगी। यदि परीक्षा में अल्प स्रावण पूछता है तो आपको वही लिखना है, अति स्रावण पूछ रहा है तो वही लिखना है, लेकिन अनियमितता पूछी है मीन्स आपको अल्प और अति दोनों के ही प्रभाव लिखना रहेंगे। अब आते हैं हम कि थायरॉक्सिन का यदि अल्प स्रावण होगा तो क्या होगा। लिखा है सबसे पहले जड़ वामनता। वामन मतलब छोटे, कई व्यक्ति देखे होंगे या सर्कस में तो देखे ही होंगे। क्या होते हैं, देखने से तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति मैच्योर है या हमसे बड़ा है, जो भी है उसमें चेंजेस भी रहेंगे, लेकिन उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। जड़ वामन नाम से ही पता चल रहा है कि थायरॉक्सिन के अल्प स्रावण के कारण। अब यहाँ देखो दो बात होगी, बचपन में यदि कम हो जाता है स्रावण तो बच्चा छोटा ही रह जाएगा, फिर उसकी उम्र बढ़ती रहेगी लेकिन उसकी हाइट कभी भी नहीं बढ़ेगी, उसके अंदर परिवर्तन भी सब आएंगे और वो देखने में कैसे खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल नहीं। मतलब चेहरा भी असामान्य होता है, गाल बाहर निकले हुए रहते हैं, ये जो ललाट है ये बाहर, मतलब कुल मिलाकर वो कुरूप ही होते हैं, ठीक। हाँ, ये प्रभाव रहता है। अब मैं क्या बताना चाह रही थी, जड़ वामनता। हाँ, ये जड़ वामनता, ठीक है। हाँ, सामान्य व्यक्ति के रूप में ही खाएंगे पिएंगे सब होगा, लेकिन ये प्रजनन की दृष्टि से क्या रहेंगे,
अयोग्य रहेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रॉपर विकास नहीं होगा। ठीक, ये किस में हुआ? बच्चों में कमी हो जाती है तो जड़ वामनता रोग होता है। अब आया मिक्सिडेमा। अभी तक आप लोगों की प्रॉपर ग्रोथ हो गई, लेकिन अब आ जाकर थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी हो रही है तो जड़ वामनता रोग हो रहा है, वयस्कों में इसकी कमी हो रही है तो मिक्सिडेमा रोग हो रहा है। और एक मिनट मिक्सिडेमा की इफेक्ट मैं पढ़ देती हूँ। इसमें बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा ढीली होकर फूल जाती है, त्वचा के नीचे वसा का जमाव बढ़ जाता है, मतलब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मोटा लगेगा, सामान्य से ज़्यादा। होंठ और पलकें मोटी हो जाती है और गोनेड्स की जननांगों की क्रियाशीलता घट जाती है और व्यक्ति भद्दा और कुरूप नजर आने लगता है। क्लियर है? इसके बाद अगला लिखा है घेंगा, आपका चिर परिचित रोग। लिखते ही हो आप कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग हो जाता है। अब क्या होता है? थायरॉक्सिन का अल्प स्रावन हुआ तो थायराइड ग्रंथि क्या होती है? हमने पुनर्निवेशन में देखा ही है कि तन नियंत्रक और नियंत्रित दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। तो थायरॉक्सिन की कमी हुई तो थायराइड ग्रंथि क्या करेगी? ज़्यादा थायरॉक्सिन बनाने लग जाएगी तो उस व्यक्ति की गर्दन फूलकर क्या होगी? मोटी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये रोग क्या कहलाता है? घेंगा। और घेंगा रोग को जो भोजन है उसमें 0.5 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड और 100 ग्राम नमक, इनका जो मिक्सचर यदि प्रॉपर है तो उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी क्या होगा? घेंगा रोग नहीं होगा। आयोडीन भी होना चाहिए और सामान्य NaCl भी होना चाहिए। अब इसके बाद अगला आता है होशिमोटो रोग। मान लो किसी व्यक्ति में थायरॉक्सिन की कमी है तो अपन इलाज कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर मेडिसिन लिखता है। अब होशिमोटो रोग वो होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट भी आप समझते हैं कि बाहरी पदार्थ जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है वो एंटीजन, उसके खिलाफ जो हमारी बॉडी बनाती है वो एंटीबॉडी। अब थायरॉक्सिन के प्रभाव को दूर करने के लिए जो दवाइयाँ ली जाती है वो दवाइयाँ थायराइड ग्रंथि क्या करती है? उन दवाइयों के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देती है। तो अब वो एंटीबॉडी क्या करती है? थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है। यानी थायरॉक्सिन के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जो दवाइयाँ ली जाती है वो दवाइयाँ थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट कर देती है। तो ये रोग क्या कहलाता है? होशिमोटो डिसीज। तो ये है थायरॉक्सिन के अल्प स्रावन के प्रभाव। हाँ, हाशिमोटो रोग। ठीक, इसके बाद अगला लिखा है अतिस्रावन। अब बताओ अतिस्रावन क्या होगा? सामान्य से ज़्यादा उसकी वृद्धि होगी, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा नजर आएगा और उपापचय क्रियाएं बढ़ी हुई रहेगी। इसीलिए भी लिखा कि वो व्यक्ति खाएगा भी क्या? खूब ज़्यादा खाएगा। और जिनका जो थायरॉक्सिन ज़्यादा रहता है, बॉडी में ज़्यादा रहता है, उनके शरीर का तापमान भी बढ़ा हुआ रहता है, यानी उन लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और व्यक्ति ज़्यादा चिड़चिड़ा रहेगा। खाने को नहीं मिलेगा तो चिड़चिड़ा ही होगा क्या? ठीक है, इसके बाद अगला ये जो थायराइड ग्रंथि में जगह जगह गांठें हो जाती है, ये सिंबल बनाया है कि थायराइड में गांठें पड़ जाती हैं, तो वो रोग क्या कहलाता है? प्लूमर। या थायराइड ग्रंथि का क्या होता है? आकार मान लो इतना सा है तो वो इतना हो जाता है, तो ये रोग क्या कहलाता है? ग्रेव्स। ठीक, इसके बाद आपने जैसे अपना सुखदेव तो बहुत नॉर्मल है, अच्छा है, लेकिन कई लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और दिखने में खूबसूरत होते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब उनकी जो यहाँ से हड्डियाँ बाहर दिखाई देती है और खाली स्किन रहती है, वसा तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। ये आँखें बड़ी बड़ी और बाहर निकली हुई,
और पूरी बॉडी मतलब हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा लंबे, तो वो व्यक्ति दिखने में क्या लगता है, कुरूप और भद्दा दिखाई देता है। तो इस तरीके का जो रोग है जो अतिश्रावण के कारण हो रहा है वो कहलाता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। तो इस तरीके से हमने थायराइड ग्रंथि की सिचुएशन कहाँ पर है, स्रावित हार्मोन और कमी और अधिकता से होने वाले रोग देखे। फिर इसके बाद लास्ट में आता है कंट्रोल। तो एक तो हमने लिखा ही है कि सभी ग्रंथियों का कंट्रोल पीयूष ग्रंथि करती है, और दूसरा जो मुख्य हमने पहले पढ़ लिया है कि सभी ग्रंथियों का नियंत्रण पुनर्निवेशन प्रक्रिया के द्वारा भी होता है। आवश्यकता होने पर संबंधित ग्रंथि हार्मोन सिक्रेट करेगी, और जैसे उसका कार्य समाप्त होगा क्या होगा, रक्त में जैसे उसकी सांद्रता बढ़ेगी संबंधित ग्रंथि हार्मोन का निर्माण बंद कर देगी। ठीक है।